अस्सलाम वालेकुम। ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन मीरान शाह के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जो है तकरीबन पूरे मीरान शाह के इलाके को इस वक्त अपने कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है वो लगता है इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं, क्योंकि एक तरफ इंकलाब के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ पहले सुनामी मार्च था, अब उसे आज़ादी मार्च कह रहे हैं। और 14 अगस्त की तारीख है, रोज़ों के बाद लगता यह है कि ऐसा सियासी मैदान सजेगा जिसमें बहुत से मामलात जो है हमें ज़्यादा उलझाव की तरफ ले जा सकते हैं। पाकिस्तान में कहा तो ये जा रहा है कि हम इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं, पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को हकूक़ मिले, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो हकूक़ हासिल हैं वो भी ना हम खो दें। तो आज के प्रोग्राम में हम फोकस रखेंगे कि क्या ये गाड़ी जो जमहूरियत की है ये हमें बेहतरी की जानब लेकर जाएगी या अबतरी की जानब लेकर जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब वेरी वार्म वेलकम। पहले ये फरमाइएगा कि आजकल आपकी पेश गोइयाँ बड़ी चल रही हैं कि ईद के बाद बस धड़न तख्ता होने वाला, क्या होने वाला है ईद के बाद? ईद के बाद मैंने बड़ी ईद की बात की है। एक तो आप ईदें इकट्ठी कर देते हैं, मैंने कहा है कि कोई बात नहीं है, उधर वो हरब लगाएंगे मुल्क के दहशतगर्दों को और मुल्क के चोरों को, 14 अगस्त को हम लगाएंगे, साफ करेंगे दोनों को, यूं करेंगे। क्या आप इकट्ठे हो गए हैं सारे? तारुल कादरी साहब, इमरान खान? मैं तो पहले दिन का कह रहा हूं इकट्ठे हैं भाई, नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर इसका मतलब है कि हम खुद वैसे तो वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब को और तारुल कादरी को अंदर करने का, कलंदर अंदर से नहीं डरते, अब इनके अंदर जाने की बारी है। ये सारी पोस्टें, अपॉइंटमेंटें आप देखें, ये आपके सामने कल 14 साल का बच्चा मरा है आपके नीचे, यहाँ 4 दिन पहले 22 साल का बच्चा मरा है। इनकी कमीशनें आनी चाहिए टर्की से, चीन से, चाहे जहन्नम। ये 10 साल तक नहीं बना सकेंगे, ये कह रहे हैं। ये रोडें जो 10-10 इसकी मेट्रो की बात नहीं कर रहा। देखें 14 अगस्त को मसला क्या था, 1 साल दिया गया कि 4 डब्बे खोले। अगर इसमें धांधली नहीं हुई, गुड इनफ। देखें अगर इसमें कोई गलती की बात की है तो बताई जाए, 4 डब्बे हमारे खोल लिए जाए। हमें तो ला रहे हैं 62-63 की जद में, और खुद जो है वो आना चाह रहे हैं कि जनाब हमारे हाथ बड़े साफ हैं। भाई खोल दो डब्बे 4, बात खत्म हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं खोलते 4 डब्बे? इसलिए गंद भरा हुआ है। देखें हो ही नहीं सकता ख्वाजा साद रफी के जीतने। देखें मलक परवेज साहब ने लिए को 1.5 लाख वोट, 10 लाख या 12 लाख, मैंने उस दिन पूछा, वो कह रहे थे 17,000 हमने लिए। पहले कोई हद होती है जी। मैं शेख रशीद मर गया हूं लोगों की खिदमत कर करके, मैं लाख को टच नहीं कर सका जी। मैं नवाज शरीफ के भी साथ रहा हूं, मैं नवाज शरीफ साहब के भी साथ रहा हूं। मैंने 3-4 इलेक्शन, 2 इलेक्शन उनके भी लड़े हैं, 3 इलेक्शन लड़े हैं 8 इलेक्शनों में, बल्कि 4 लड़े हैं। पहला भी मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, ये 2 इंडिपेंडेंट लड़े हैं। बड़ा मुश्किल है जीरो को हीरो बनाना। इन्होंने लाहौर में जीरो को हीरो बनाए। लेकिन हमने तो सुना है कि रूरल एरिया में बड़ा वोट पड़ा है ख्वाजा साद रफीक को। सर ये फिर अर्बन एरिया से पीटीआई को पड़ा है, रूरल एरिया से ख्वाजा साद। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं, क्योंकि आपने भी प्रोग्राम करना है, मैंने भी करना है। आप ही की बात पे कहता हूं कि इसको खोल दो, खोल दे, बात खत्म हो जाए। दूध का दूध। अभी भी 14 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है। बुलाएं 3 जजेस को, चीफ जस्टिस, मौजूदा हाजिर ड्यूटी जजेस को, कहें जी आपके सामने खोलते हैं 4 डब्बे ये, और 4 हमारे खोल लें। आपको पता है इसका इख्तियार नहीं है नवाज शरीफ साहब को, इसका जो कानूनी बाकी सारे इख्तियार है। गंडा सिंह और मल्लू सिंह और फलां और सब लोगों को अपॉइंट करने का इख्तियार है जी, रातों रात। गंडा सिंह को कर सकते हैं, गुल्लू भट्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिब्यूनल और गुड्डू भट्ट को भी, गुल्लू भी और गुड्डू भी और उल्लू भी है जी। जब आपने सारे महकमे उल्लुओं को दे के तबाह करने हैं और काम का मीठा मीठा अपने पास रखना है। मैं आपको बहुत पहले प्रोग्राम में ये कह के गया था, आप देखेंगे ये कैसे बांटेंगे। पहले ये डांट रहे थे, अब किस तरह बांट। हमारे सईद मेहदी दोस्त को भी आज सुना मिल गई, हालांकि उन्होंने कल परसों मुझे इफ्तारी पे कहा, हमारे अच्छे दोस्त हैं, कि मैं तो जी पेट्रोलियम की किसी कंपनी का अच्छे प्रेसिडेंट हूं। मुझे खुद उन्होंने कहा मेरा पता नहीं क्या। वैसे आपके और नवाज शरीफ के दोस्त इकट्ठे क्यों हैं? दोस्त इकट्ठे क्यों हैं? एक आधा तो होता ही है। तो आप उन्हें इल्जाम लगाई जा रहे हैं, एक कहते हैं वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, सारी दोस्त तो आपके निकलाते हैं। देखें क्या कहते हैं, तीर खा के जो देखा पलट कर कमी गाह की। आगे ना किएगा, आगे छोड़ दीजिए। दोस्तों से मुलाकात हो गई। एक दफा आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था जुल्फकार मिर्जा के लिए, लेकिन वो भी दोस्त है आपस में होंगे। अच्छा ये फरमाइए कि आप, इमरान खान, तारुल कादरी और चौधरी शुजात साहब इकट्ठे हो चुके हैं 14 अगस्त के लिए? मेरे हिसाब से तो हम इकट्ठे हैं। इकट्ठे? हाँ, लोग जो मर्जी कहें। होगा क्या? होगा फिर जोडो कराटे, बैंकॉक के शोले, होगा क्या? आएंगे, मरेंगे, मारेंगे, चोरों डाकुओं से मुल्क को पाक करेंगे, मरेंगे मारेंगे। हाँ क्यों नहीं।
आपने क्या समझा कि 100 आदमियों को आपने गोली मार दी है वहां पे? हम मरने के लिए ही पैदा हुआ है, गरीब आदमी मरने के लिए ही पैदा हुआ है जी, उसमें मारने की सकत नहीं है। इतना इस्लाम इजाजत देता है, इतनी इस्लाम इजाजत देता है। मैं इतना नेक आदमी नहीं हूं कि मुझे कोई एक चांटा मारे और मैं दूसरा चांटा लो इत्थे भी मारो। नो वे, वी विल फाइट फॉर द लॉस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, दैट्स इट। आप 14 अगस्त को बदला लेने जा रहे हैं? बदला नहीं लेने जा रहा, आपके कहने से मैं आपने खुद ही तो कहा कि वो आखिरी मैंने कहा कि हम मरेंगे और मारेंगे, यही तो बोला। बदला नहीं ला, मरेंगे भी और मारेंगे। बदला आपका जुमला, मैं आपकी ख्वाहिश बता दें, मेरी ख्वाहिश, मेरा जुमला ये है मारेंगे क्यों कि हमारे साथ अगर किसी ने तशद्दुद किया तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। आपने और थोड़े मैं आपको और बात करता हूं, ये जो कह रहे हैं 245 की तहत हम फौज को बुला लेंगे, ये लीकेज कर रहे हैं। पहले ये पूछें कि, और कल आपका जहां एक साबका अदारा था उन्होंने सारा प्रोग्राम ही मुझ पे किया है कि मैं ही इज द मैन बिहाइंड गन। बाबा 245 आगे जब बुलाया फौज को तो उसके चीफ को आज जगह जगह कत्ल में चार्ज किया गया। मैं नहीं चाहता और मैं ये सोच नहीं रखता, अजीम फौज है ये, अजीम जर्नल, अजीम सिपाही हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि फौज जो है उसका जो एक रोल है, क्या हुआ था जब लाहौर में 245 के तहत आए थे ना, 6 ब्रिगेडियरों ने गोली नहीं चलाई थी। मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि फौज गोली नहीं चलाएगी, ईमान की हद तक यकीन है। आपका ख्याल है हुकूमत फौज को बुलाएगी 14 अगस्त को और फौज गोली? देखें, जिस पुलिस को उन्होंने इतना तबाह और बर्बाद कर दिया अपनी, अगर बैरियर उठाने के लिए ये 100 बंदे मार सकते हैं, 100 बंदे को गोली मार सकते हैं, 14 शहीद हो सकते हैं, 16 शहीद हो सकते हैं। अगर बैरियर उठाने के लिए कर सकते हैं, जब इनका इस्लामाबाद चौका चुकने के लिए लोग आएंगे तो ये क्या करेंगे? ये लोगों के जहन में होना चाहिए। लेकिन और चले साथ वही जो तैयार हो। फौज को इस काम के लिए दावत नहीं देंगे क्या? ये शेख रशीद को गोली मार दीजिए, इस काम के लिए नहीं बुलाएंगे? उसके लिए पुलिस है उनके पास, लाहौर में भी उन्होंने कर लिया था, पुलिस से कंट्रोल कर सकते हैं आपको। मलिक साहब, नदीम साहब, इनको पता है कि हमारा अंजाम क्या होना है। क्या होना है भाई? जो इन्होंने लूट मार मचाई हुई है उसका अंजाम क्या होना है? आज आपने खबरें पढ़ी हैं कि वो उसको यूसुफ रजा को कहा जी कि सरकार ने कहा हम इसके खिलाफ बेल नहीं करना चाहते। सारे चोर मिले हुए हैं, फिर आप फैसला कर लें। ये जमहूरियत चोरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और 2 नंबर के लोगों को मुबारक हो, हम घरों में बैठ जाते हैं। शेख साहब, लेकिन आपकी बात मान ली जाए तो स्वाय आपके पाकिस्तान में सारे चोर हैं, ये बात भी तो मैं ये नहीं कहता अगर मैं चोर हूं तो मुझे भी सजा मिले। सजा मेरे घर से शुरू हो, सजा मुझसे शुरू हो, मैं ये कब कहता हूं? तारुल काजी साहब, ये यानी हमारे लिए तो यही सजाएं थी ना कि कलाशनकोफ में हमने 8 साल कैद काट ली। एक आवारा कलाशनकोफ निकली माल खाने से और मेरे सोफे नीचे आ गई, मैं जेल में। अभी इसी किस्म की हमारे लिए सजाएं होंगी। हमें तो अब दुख होता है कि यार ये मुल्क में क्या क्या इन लोगों ने, किसी बंदे के ज़हन में ये शक नहीं होना चाहिए कि ये दोनों बड़ी पार्टियां एक हैं, और किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी भी रिवोल्ट करेगी, उसको पता है कि उसकी सियासत तबाह हो जाएगी। आपको एक पता है, एक बड़ी मजे की खबर है कि पंजाब पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने जाके तो बिलावल से मुलाकात किया, उन्होंने कहा बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन होगी, पंजाब की पार्टी खत्म हो जाएगी। ये जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके ऊपर उन्होंने फिर कहा गया कि सिंध से भी खत्म हो जाएगी। देखें, ये सारे नैब से डरे हुए लोग हैं, ये जितने लोग हैं नैब ज़्यादा लोग हैं। ये अंडरस्टैंडिंग से जो फैसले किए और करवाए गए हैं, ये सारे लोग नैबज़दा लोग हैं, इनको पता है। और ये सब ट्रायल होंगे 6 महीने आगे क्या और पीछे क्या। इंसाफ से हर आदमी को ट्रायल होना चाहिए। अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे एसेट्स जो हैं लूट मार के हैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने कमीशनें खाई हैं तो शेख रशीद को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, फिर आगे चलना है। और ये काम रुकेगा नहीं। अब जब तक ये काम नहीं होगा, इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो लुटेरों, डाकुओं, कमीशन खोरों और अपने खानदान को नवाजने वालों के पास रहेगी। गरीब की बारी सिर्फ नारा तुम्हारा। 14 अगस्त को आप कितने बंदे लेकर आएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि कोई तरीकाकार तो नहीं है ना कि आप बंदे ले आएंगे तो इसे हुकूमत तो नहीं जाती। अभी मैं इतना भोला तो नहीं कि आज 1 महीना पहले ही आपको बता दूं। देखें ना, अगर वो ताश छाती के साथ लगा के खेल सकते हैं ना, तो हमें भी ये काम आता है। हम इसके दादा उस्ताद हैं। ये हमारे मैं ताश की बात, अच्छा ताश की खेली नहीं है, पर सियासी ताश की बात कर रहा हूं। अब बार बार आप मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो काम ये समझ रहे हैं, पहले उन्होंने कहा जी हम खोलने के लिए तैयार हैं, खोलो, 4 डब्बे खोलो, कल खोलो। करेंगे क्या आप? 14 अगस्त को देखें ना, बंदे आ जाते हैं, हजूम आ जाता है, यहाँ आप भर देते हैं, सारी शराय दस्तूर आपके बंदों से भर जाती है, तो क्या होगा? इससे हुकूमत तो नहीं जाती। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स।
वेट एंड सी माई डियर फ्रेंड, वक्त, सियासत में और जगह का इंतखाब और दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा, ये तीन चीज़ें सियासत का बेसिक फिलॉसफी है। जो इसको समझ गया वो सियासत को पा गया, जो इसको नहीं समझ सका वो नवाज शरीफ है। आपने पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप हुकूमत गिराना चाहते हैं, आपने कहा था मेरा बिल्कुल क्लियर एजेंडा, मैं हुकूमत गिराना चाहता हूँ। हाँ? तारिक कादरी साहब भी कहते हैं वो इस निज़ाम को नहीं मानते, इस निज़ाम को तय बोला करना चाहते हैं, और इमरान खान कहते हैं कि वो इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए बेहतरी चाहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं, एक इधर से आना चाहता है, एक इधर से आना चाहता है, सारे आना चाहते हैं लैलपुर के घंटाघर में, ये हुकूमत को भी पता है। ठीक है, इवन अगर आप देखें, अब देखें वजारतों की किस तरह इन्होंने जुमा बाजार लगा रहे हैं। वो लोग जो असम्बली की सीढ़ियों में बैठे थे कि इधर से नवाज शरीफ गुजरे हाथ में लाएंगे, हमें शुक्रिया कहते हैं, मेहरबानी शेख साहब, हमें भी टाइम मिल गया है आपकी वजह से। आप यकीन करें वजारतों का संडे मार्केट लगने वाली है इस मुल्क में, फ्राइडे मार्केट लगने वाली, जैसे कद्दू, गोभी, गाजर, मटर, इस तरह ये वजीर भेजेंगे। ये गली सड़ी सब्जियां वजारतों की ये सजा के इनको पेश की जाएंगी बदबूदारों की, और ये 14 तारीख को फैसला होगा कि वजारतों के भूखे और गली सड़ी सब्जियां ये एक तरफ होंगी और अवाम का तूफान एक तरफ होगा। शेख साहब, माजी में जितने भी पाकिस्तान में कोई ऐसी लॉन्ग मार्च, बीबी के लॉन्ग मार्च से आप स्टार्ट कर लें और उससे आगे चलना शुरू कर दें, ऐसी तहरीकों के पीछे जब तक कोई तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना खड़ी हो, एंड रिजल्ट में कुछ हासिल नहीं होता। एंड रिजल्ट हासिल तभी होता है कि पीछे तगड़ी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की खड़ी। ख्वाब फिर ख्वाब है, लोग निकल आए तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यहीं पे है, हम भी यहीं पे। हम कभी नहीं कहेंगे कि इनको, हम कहेंगे कि आए और मिड टर्म इलेक्शन का फैसला किया जाए, मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा करेंगे आप, अगर ऐसी सूरत होगी। मैं इमरान खान की तारिक कादरी साहब तो कहता है किला ही पुट दो, वो कहते हैं उड़ा दो। बाबा उसके साथ जुल्म कितना हुआ देखो ना, औरतों को निशाना लेके उनके मुंह में गोलियां मारी गई हैं। कोई शर्म या का माशरा होता तो इस मुल्क का चीफ मिनिस्टर खुद रिजाइन कर देता। आप अदालतों के लिए जा रहे हैं और रात रात को आपने सारे सुराख बंद कर दिए, गोलियां जहां जहां लगी कि फोरेंसिक रिपोर्ट ही ना आ सके। आप मुझे बताएं, सारे निशान मिटा लें आप, सारे निशान भुट्टो ने भी मिटा दिए थे। इन दी एंड खुदा का निजाम अजीम है, जहां देर है देर नहीं। आपके साथ ये केस जो आपने मॉडल टाउन में किया है, ना आपको इस दुनिया में जीने देगा, ना आपको उस दुनिया में जीने देगा। शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? देखो सारे खानदान ने स्टाम्प लगाया हुआ है, सारे खानदान ने स्टाम्प लगाया हुआ है, जरूर देना चाहिए। तो शहबाज लोग तो मामूली बातों से दे देते हैं। किसी सहेली के साथ तस्वीर आ गई किसी डिफेंस मिनिस्टर की, वो कहता है यार मेरे राज अफशा होने के लिए आई एम लीविंग। आपने 100 कनायों में कुछ और बंदों को भी साथ लपेटे जा रहे हैं। मैं नहीं ऐसा काम करता। मैं अब उम्र के इस हिस्से में जाती हमलों पे नहीं जाता, लेकिन जो जाती हमला करता है ना, उस दलदल में खुद गिरता है और ये गिरेंगे। देखें, एटलीस्ट मुझसे कोई ये तोके ना रखे कि मैं जाती मसलों, मैं इश्यूज की बात करता हूं। इश्यूज की बात यह है कि ये जमहूरियत एक खानदान की जमहूरियत है, जिसके डी रेल होने में या ऑन रेल होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खानदान का कब्जा ग्रुप है, ये दोस्तों का एक जुमा बाजार है, ये अपने चाहने वालों की एक संडे मार्केट है। हम इनके क्लाइंट हैं, हम इनकी मार्केटें हैं। आप कहते हैं जी 14 अगस्त को शेख रशीद अहमद मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा। मैं तो अभी से कर रहा हूं, बचत तब इसी में है। खुर्शीद शाह 4 साल पे आ गया। अब वो बेहतर है, वैसे तजवीज़ उनकी मुझे ठीक लगी। आपको पता है 18वीं तरमीम हो रही थी, तो मैं एक मौका मिला डार साहब से, अफरा सियाब साहब से, कुछ लोगों से और थे, मुझे सबके नाम याद नहीं, तो मैंने उन्हें बोला कि आप टर्म कम कर दें, दूसरे लोगों को बड़ी जल्दी होती है हुकूमत गिराने का, काम आसान हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। लेकिन 18वीं तरमीम में डिस्कस करके अप्रूव नहीं था किया गया इसको। आपका क्या ख्याल है इस पर? टर्म कम कर लेनी चाहिए असम्बली? देखिए जी, मैं तो समझता हूं मेरा इशू बिल्कुल सादा है। अगर ये इलेक्शन फेयर हुए हैं 5 साल पूरे लगा लें। अगर ये अनफेयर हुए हैं, इसमें लोग काले दुस्ताने और काले हाथ और काला धंधा और काले चेहरे और मकरू सोच और गंदी अप्रोच और पूरा गंदा इनका मकरू धंधा अगर इसमें मुलव्वस है, तो री इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। री इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं यहाँ ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ आप जरूर बताइएगा हमें कि इलेक्शन वाले दिन कर कौन गया? अभी तक ये कहानी चल रही है सारा के गड़बड़ की किसने। एक ब्रेक ले लें जी, वापस हाजिर होते हैं तो शेख रशीद अहमद साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि हर शख्स पाकिस्तान में इंतखाबात जीता हुआ हो या हुकूमत में बैठा हो या अपोजिशन में या पार्लियामेंट के बाहर या मुल्क से भी बाहर हो, सब कहते हैं जी कि इंतखाबात में धांधली होगी। हुआ क्या है इंतखाबात के दिन? देखें, इस इंतखाबात के बारे में रात को बेनज़ीर ने राइटर को इंटरव्यू दे दिया था, शायद अगर आपको तारीख याद हो। उन्होंने रात को इंटरव्यू दे दिया था, धांधली हो गई। सुबह जब सेटअप बन गया, देखें यहां लोग खिदमत का नारा लगाते हैं, हुक्मरानी के शौक में मारे जाते हैं ये लोग। तीसरी बार ये आए हैं, छठी बार इनके भाई आए हैं। गरीब आदमी को क्या मिला है जी? जो कुछ मिला है इनके खानदान को मिला है। क्या मैं अगर ये बात कहूंगा तो लोग मुझे कहते हैं कि शेख रशीद तू बड़ा नॉन इशू की। मेरा सबसे बड़ा इशू है कि आज 25 रुपए का आटा थैले का इन्होंने 20 किलो का बढ़ाया, मंडी में जाके 35 से 40 रुपए बढ़ाया। अगर किसी पंजाब की गवर्नमेंट को शक हो कि 25 रुपए आपने मैदा और आटा बढ़ाया, जाके देख लो 30, 28, 30 रुपए, 35 रुपए पे ये आपने बढ़ाया। इंतखाबात में धांधली किसने की? सब जुगतू फ्रंट ने। किसने? देखिए ये तो बात की बात है ना, कौन कौन। आप मुझे घेरे में ले रहे हैं। नहीं, आप नाम मैं आपको नाम ले रहा हूं कि इंतखाबात में धांधली हुक्मरानों ने कराई है जी। मैं किसी का नाम नहीं लेता। चलें, मुझे राइट है, आपको सवाल करने का राइट है। अगर इन्होंने धांधली नहीं की तो डब्बे खोल लें। 14 दिन है अभी। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में आरओज ने रिगिंग की, और उस वक्त उन्होंने कहा कि लाहौर में एक MI के ब्रिगेडियर साहब थे, वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड से बात करें ना। मेरा तो इशू इतना डिफरेंट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो मैं मेट्रो में फंस गया हूं, 2 लड़कों की जानें चली गई हैं मेरे इलाके में। मैंने दरखास्त दी हुई है, जब आधा शहर उखड़ जाएगा फिर मेरी हियरिंग करेंगे ये लोग। लेकिन मैंने दरखास्त दी हुई है कि जनाब ये सारी अपॉइंटमेंट जाली हैं, सारी अपॉइंटमेंट इन्होंने जाली की हैं। कोई इंटरव्यू नहीं लिए, कोई इंटरव्यू नहीं लिया। सब पसंद के लोग लगाए हैं अहम पोस्टिंगों पे, PIA पे, बैतुल माल पे, नजकारी पे, उस पे प्राइवेट, सब लोग जाती लगाए हैं इन्होंने। कोई सुनने की डेट ना निकले तो मैं किसी के खिलाफ क्या करूं? बाद मामलात में ऐसी बदकिस्मती है, वो OGDCL का चेयरमैन एक ख्वाजा साहब को लगाया था गिलानी साहब ने। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेक्टा का चेयरमैन भी एक ख्वाजा साहब थे, उनकी छुट्टी करा दी। उनका ये भी खिलाफ ज़ाब्ता था। तो ये पाकिस्तान सर जी, ये कतर का एम्बेसडर क्या लग रहा है? जरा 14 अगस्त करीब आने दे, क्यों लगाया गया है? जो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। देखे ना, आप ताहिरुल कादरी पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाएंगे तो सबसे पहले दुनिया में स्टेटमेंट आपके वजीर खजाना की आएगी। इन रिटर्न 160-61 का बयान है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अरे वो फौजी आमरीत के दौर का लिया हुआ बयान, उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं होगी। लोग फौजी आमरीत में फांसी भी चढ़े हैं, उसको आज तक मानता भी तो कोई नहीं है ना माने। देखें, हर आदमी का अपना रोल है। लोग मुझे नहीं, सारा पाकिस्तान मुझे, सारे इनके वजीर मुझे सुबह शाम गालियां देते रहो भाई, ये आपका मैं अपनी बात करूंगा। मैंने किसी के चीखने चलाने से अपना रास्ता नहीं बदलना। मेरा एक रास्ता है, मैं उस पर जा रहा हूं। इसमें कोई वट्टे मारे, कोई चीखे, कोई चलाए, कोई और काम करे, ये उसका मसला है। असल मसला ये है कि ये धांधली इन्हीं ने कराई है जो बरसर इख्तियार आए हैं। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं क्या करूं, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाथ ही में जोड़ सकता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देखें, पता नहीं आपको ये डर है कि सो मोटो में आपको सुबह सुप्रीम ना करे, सो मोटो नाले सुन ले। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक हो तो फैसला दे दे, और सुन ले कि तमाम अपॉइंटमेंटें जो हैं अरबों रुपए की। देखें, अब आप जब बात करेंगे कि मैं चीख रहा हूं, मैंने कराची MQM के जलसे में भी बात की, 117 अरब रुपया है जी ये लैपटॉप का, और गरीब और ये बेनजीर इनकम। मैंने कहा 17 अरब दे दो, वरना शहीदों की जानें और शहीदों की कुर्बानियां और पाक फौज का सारा अमल मनफी हो जाएगा इन दी एंड। 100 खर्च कर दो यार इन चीजों पर, फजूल चीजों पे। 1200 की बजाय आपने 1500 रुपया दे दिया गरीब को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक किया, 3 महीने के लिए 1200 ही दे दो। ये 17 अरब तो ट्रांसफर करो ना उधर IDPs को, फिर ये सारे मुल्क में फैल जाएंगे, सारे मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, सारे मुल्क में इंतशार हो जाएगा, सारे मुल्क में खलफशार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे जी कि फौज ने तो खुद ऑपरेशन किया, हमने तो मजबूरन इजाजत दी थी। वैसे ये IDPs के ऊपर आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी माजरत के साथ उनकी कारकर्दगी इसी काबिल है कि उनको आपको सामने खड़ा करके ना तो उनकी क्लास ले लें। दोनों का हाल बुरा है। वो फौज वाले ऑपरेशन तो कर रहे हैं, वहाँ कोई खुराक वो भी बांट रहे हैं, या कुछ ये प्राइवेट NGOs हैं जो कर रही हैं, बाकी सब फारग है काम। और इसका पॉलिटिकल रिएक्शन भी होगा और इसका अस्करी रिएक्शन भी होगा। जितना ये अहम था जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उतना ही अहम है कि IDPs के लिए। और हम इतने जालिम है कि बाद सूबों ने यह बयान दिया कि हमारे सूबों में वैसे शेख साहब एक चीज बताइएगा, कतल कलामी हो रही है, ये ऑपरेशन 10 सालों से ज़ेर गौर था।
10 सालों से हमें ये नहीं था पता कि IDPs भी आने हैं। अभी कहते हैं साल गुजर गया, साल हमने बड़ी बातें की हैं। सब लोगों से मेरा ये सवाल है, फौज वालों से भी, नवाज शरीफ साहब से भी, चौधरी निसार साहब से भी, इन्हें ये नहीं था पता 7 लाख बंदा भी आना है। अब 8 लाख से भी ऊपर तादाद चल गई, हो सकता है उसमें डुप्लीकेशन हुई हो, लेकिन 7 लाख की तो तैयारी होनी चाहिए थी। वहाँ एक बंदे की तैयारी नहीं है। हमें पता नहीं था वो औरतें पर्दा करती हैं, उन्होंने कैंपों में नहीं रहना। मैं आपसे आप कहते हैं हम खुराक कैसे देंगे, ये तो नहली की इंतहा हो गई जी। मैं आपसे तो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता है, सूबे में बैठी है ना फेडरल गवर्नमेंट। ये हालात देखें और उधर अफगानिस्तान के हालात देखें, वहां सलमान गनी इसका मसला अशरफ गनी का कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर जी वो तकसीम होने जा रहा है, आपका 2 हिस्सों में डर पड़ गया। देखें अगर वो 2 हिस्सों में होता है फिर इराक की भी सूरत हाल, इराक भी ऐसी है, फिर कुर्दों की भी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, दाइश और फिर सीरियन की सूरत हाल भी बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। और इधर इंडिया जो 27 बिलियन 37 बिलियन का उसने बजट दे दिया डिफेंस का, इस पर भी हमें नजर रखनी है। इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इस IDPs का लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है। और मैं नवाज शरीफ साहब से अपील करता हूं कि 117 अरब रुपए में से 17 अरब उधर दे दें, ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं 50 अरब दे दें जी, कोई हर्ज नहीं है। ये मेट्रो कर देते, अब तो गड़ा कब्रिस्तान बन गया है। ये 50 अरब रुपए के मेट्रो जो है, लेकिन इसके और ये 480 अरब रुपया IPVs बगैर ऑडिट के, उनसे भी नोचा जा सकता है कि 2-1 रुपया लूट मार में आप ले गए 480 अरब रुपया। एक सारे अमल में जो एक मिसिंग फैक्टर है ना शेख रशीद साहब, वो यहाँ पर आर्मी चीफ इमरान खान और नवाज शरीफ तीनों को मिल के एफर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि KPK के अंदर PTI की हुकूमत है, वहाँ इमरान खान का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, फेडरल गवर्नमेंट नवाज शरीफ की, और साथ आर्मी ऑपरेशन कर रही है। इन तीनों बंदों को मिलकर प्लान करना चाहिए था। देखें इमरान खान को तो वो कहते हैं मुझे आखिरी टाइम पता लगा, और जो नवाज शरीफ साहब की सोच थी वो कहते हैं मैंने असेंबली में फैसला किया था आके ऑपरेशन करने का, और आके मैंने बदल दिया कि इनसे जो मुज़ाकरात की टीम रखी गई वो नहायत ही, मैं समझता हूं समीउल हक साहब से नहायत एहतराम के साथ, प्राइम मिनिस्टर को खुद हेड करना चाहिए था उन मुज़ाकरात को। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते कि मैं इसको हेड। क्या उस दिन फौज की तवक्को के बरखिलाफ नवाज शरीफ ने वो कमेटी अनाउंस की थी जो असेंबली में तकरीर हुई? मेरा ख्याल है आपका, क्योंकि उस दिन वो ऑपरेशन की सुनना था कि तैयारी वारी हो रही है, ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी अनाउंस कर दी, तो फिर तो एक और टाइम मिल गया था। हाँ उनको टाइम चाहिए था, टाइम उनको मिलता रहा, मौसम उनको मिलता रहा। अब तो ऐसा मसला नहीं है, अब ऐसा मसला, असल मसला है IDPs का। फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन असल मसला है बंदे भागे शेख साहब अंदर से। अभी आपके टॉप टियर जो थी उनकी टेररिस्ट के अभी तक आपके काबू में। देखिए नेचुरली उन्होंने उधर चले जाना था, नेचुरली उन्होंने उधर चले जाना था, और उधर से कौन पकड़ के लाएगा? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है हमारी टेरिटरी अपने कंट्रोल में नहीं थी, जब वो आएंगे देखी जाएगी। उधर से आके उन्होंने जनरल सनाउल्लाह नियाजी की असैसिनेशन की थी, फजलुल्लाह उधर ही था, नूरिस्तान कुंदड़ में ही छुपा हुआ था, जब उधर से आके उसने हमारे जनरल की एक असैसिनेशन की थी। तो उसका हल भी तो चाहिए। क्या हम देखते रहेंगे कि ठीक है भाई तुम उधर बैठ के हमला करता रहे? देखें ये सारी दुनिया नदीम साहब एक बुरान और इंतशार में चली जा रही है, कम से कम आप अपने बॉर्डर्स पे होंगे, जो बीतेगी वो बात की बात है। इस वक्त तो ये है कि सारे मुल्क में लॉन्चिंग पैड वो बन गया था, हब हो गया था। देखिए ना, ये भी आप माने कि ये उसको एड्रेस किए बगैर, हालांकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो कह रहा था मुज़ाकरात कामयाब ना हो, ये नाअहली तो नवाज शरीफ की है, उसको खुद ऐड करना चाहिए था। बात बातें तालिबान भी ठीक कहते हैं जी कि हमें इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, ये संजीदा ही नहीं थे, क्योंकि ये फौज के साथ आते थे, फौज की बात करते थे, इधर आते थे उनको पैगाम भेजते। लेकिन ये जो सारी सियासत जो कुछ भी हुई, एक अजीबोगरीब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो अपनी जमात है उसके अंदर स्प्लिट नजर आ रही है। वो चौधरी निसार खफा नजर आते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर उन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई थी, ऑनर नहीं हुई, तालिबान के साथ कहते हैं बातचीत थी दरमियान में, वो हट गई। तो चौधरी निसार एक तरफ खड़े, आज कराची साथ गए बड़े अरसे के बाद, अच्छा हुआ चले गए, वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर एब्सेंट थे फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स, परहैप्स 4-6 वीक्स। इस हुकूमत की कारकर्दगी देखें ना, चौधरी निसार को मनाने के लिए 5 दफा आ सकते हैं, और इस कौम को मनाने के लिए उनके पास 5 मिनट नहीं। चौधरी निसार क्यों खफा हो गए? मुझे नहीं पता, आप लोगों के सवाल मुझसे। आप मान गए हैं जी? आप मान गए? आज तो कराची में वो साथ हैं, उससे तो यही है, लेकिन अंदर मामलात क्या है इसकी मैंने तो बहुत पहले कहा था कि चौधरी निसार एक अपनी सोच का आदमी है। आप उनकी सोच के हामी हैं कि नवाज शरीफ की सोच के हामी? मैं अपनी सोच का आदमी हूँ, मैं किसी की सोच का हामी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी सोच दी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वरना मैं एक अपनी सोच और लाइन और लेंथ पे खेलने वाला आदमी हूँ। फौज और मियाँ साहब में दूरियां खत्म हुई? बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। ज़र्ब अज़ब के बाद भी नहीं हुई? ज़र्ब अज़ब जब खत्म होगी तो पता लगेगा ना। अभी तो सारे कह रहे हैं हफ्ते की बात है, 10 दिन की बात है, मैं इस पे एग्री नहीं करता। देखिए ना, अभी तो एक मीरान शाह खाली हुआ है। नहीं, अभी लंबा टाइम, अभी तो मीर अली तक जाते जाते टाइम लग जाना। राइट। सो हमें सच बताना चाहिए, सच ये है कि अभी टाइम लगेगा, और इस टाइम में कोई खुदा ना खासा हादसा हो जाता है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखे ना,
अशरफ गनी का मसला कोई मामूली मसला नहीं है, इसको कौम समझने की कोशिश, बहुत टेढ़ा मसला है, बहुत टेढ़ा मसला है। और अमेरिकन ओबामा का ये कह देना उधर अब्दुल्ला को कि जनाब ये आखिरी ऐलान नहीं है, इसका मतलब है खू खाते में सारा मुल्क की, और अगर हमारे पड़ोस में ये बात होती है तो फिर तो बहुत दूर बात जाए। और जो क्योटिक सिचुएशन डेवलप होगी, हमें बॉर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये शायद पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। आपकी जो तो 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, क्या करेंगे? 17-18 लाख 20 लाख तो आपने पहले बिठाए हुए हैं, कितनों को और संभालेंगे? वहां क्योस तो आना ही आना है अगर ये सूरत हाल हुई तो। अगर ये सूरत हाल खराब होती है तो इसमें अमेरिकन का वहां रहना या ना रहना भी एक मसला हो जाएगा। वो तो होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या और अगर ये रहना या ना रहना होता है तो फिर ये देखें ना, कराची शराची तो स्टेबल रहेगा, कराची सबसे स्टेबल शहर होगा। जो इसके रिएक्शन की तवक्के थी कि कराची में या लाहौर या रावलपिंडी में होगा शमाली वजीरिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ अभी तक। अल्लाह ताला खैर, अल्लाह खैर करे, और अगर होता है तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इस सारे अमेरिकन ट्रूप्स ने वाया कराची वापस जाना है, सो वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कराची डिस्टेबल हो, और वहां नवाज शरीफ को पूरी सपोर्ट देंगे। कराची में वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि कराची डिस्टेबल हो, क्योंकि उनका रवानगी का मेन हब ही वो है। हम जो लोग हैं यहां, हमारे ऊपर यह फर्ज बनता है कि हम देखें कि ये अफगानिस्तान के हालात, इराक के हालात, पाकिस्तान के हालात, ये किस तरफ जाएंगे। एक सवाल पूछ लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें। अमरीकी तो चले जाएंगे, हमने इसी इलाके में रहना। ये आपको किसने कहा है? वो तो देखें, उन्होंने 8 से 10 हज़ार का है, हम बंदे छोड़ेंगे, वो काबुल या 2 बेसिस अपनी कब्जे में रखेंगे, बाकी वो फौज, वो 7 बेसिस भी रख सकते हैं, 2 क्यों रखेंगे? 7 रख ले, ठीक है। लेकिन उनका देखें, उनके बेसिस का रखने का मतलब ये खत्म नहीं होगा कि अशरफ का मसला, मतलब ये है कि फिर उसको क्या अमेरिकन ट्रूप्स को नया आके अफगानी पाकिस्तान जो है वो 2 साल का स्टे देता है? अगर देता है तो फिर ये जंग बड़ी लंबी है, अगर वो नहीं देता तो फिर इस जंग का देखना पड़ेगा कि 14 के आखिर तक इसकी सूरत हाल क्या बनती है। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं तो शेख साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा 14 अगस्त और उसके बाद क्या बनने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा, अभी अरसलान इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन में जाके एक दरख्वास्त डाली है, क्या ये तरीकाकार होगा बाइंदा से कि वो पता करेंगे कि कौन किसकी बेटी है, कौन किसका बेटा है, वहां से सियासत चलेगी? अफसोसनाक पहलू यह है कि बाज़ लोग शीशे के घरों में बैठ के पत्थर मारते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं इस सियासत पे बिलीव नहीं करता, लेकिन इसहाक डार साहब ने लॉन्च किया पहले भी ये सारा इशू, इसकी मैं रोजे में शहादत दे सकता हूँ। अरसलान इफ्तिखार के पीछे कौन है? अरसलान की बात नहीं कर रहा, नहीं, अरसलान वाला जवाब देने पहले। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मास्टरमाइंड इसके पीछे इसहाक डार साहब थे। जब ये खातून और इस बच्ची का मसला हुआ, ये टेरियन वाला जो मसला था, मैं सीता वाइट वाला, इसके पीछे आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब थे? है की बात नहीं कर रहा, मुझे इत्तला। अच्छा, ये लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। आप कहते हैं सीता वाइट वाले स्कैंडल के पीछे सारा होमवर्क उसका था, सारी इसहाक डार साहब ने किया सारा कुछ पिछले दौर में। बिल्कुल, मैं रोजे में इसका की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जिम्मेदारी के साथ आप ये कह रहे हैं? ये मैं इंफॉर्मेशन, यानी कोई खबर के बहुत पे नहीं कह रहा, इंफॉर्मेशन की बुनियादों पे कह रहा हूँ, उस वक्त की इतलात की बुनियाद, प्रॉपर्ली क्रॉस चेक था। यस, नॉट क्रॉस चेक। हो सकता है कि भाई वो जो कुछ हो रहा हो वो हम अपने जर्नलिस्ट से पूछते हैं ना, ब्रेकिंग खबर लिया कि भैया क्रॉस चेक किया, 2 सोर्स देखे, 3 दफा क्रॉस चेक है, ये 3 दफा क्रॉस चेक है, 3 दफा क्रॉस चेक, उस वक्त की बात, उस वक्त। अब देखें, हासिल बिजंजो ने परसों बयान दिया है कि मुझे इस्लामाबाद से फोन आया, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा इसको लगा दो। मैं परसों का अखबार निकाल लें आप, ठीक है, शुक्र है आप हाँ कह रहे हैं। फिर कहते हैं हालात इतने खराब हो गए, मैं खुद गया, असल बिजंजो कहता चीफ मिनिस्टर को, मैंने कहा हटा दो। उसका ये हिस्सा नहीं, उसने कहा कि पीछे से ये फोन आई 500 अरब रुपए के, यार सोने के दूध की रखवाली पे चोरों के बिल्ले के हेड को बिठा रहे हैं आप, जिसने खुद इस रैकेट के केस को खराब के बिल्ले के हेड। अच्छा, ये मतलब आपने एक नई टर्म इजाद किया, लेकिन ये मेरे ख्याल उसको आपने एलिवेट कर दिया अभी। नहीं, मैं नहीं एलिवेट करना चाहता, क्योंकि आप देखें आपके पास भी डेली एक खबर चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए मैं इंटरव्यू अब कम कर रहा हूं, क्योंकि हर रोज एक बात के रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन चौधरी इफ्तिखार का बेटा जो है उन तमाम कामों में मुलव्वस था जिसमें चौधरी इफ्तिखार का रेफरेंस दिया, हकीकत में वो रेफरेंस इसके खिलाफ था। जो चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ रेफरेंस हुआ, उसकी मैंने ये नहीं कहा कि FA पास BA पास, जो कहा वो मुझे ले चले जा, वो ये कहा
कि मैं उस वक्त ऐवान के इक्तदारों में था जब ऐवान पे बड़ा बोझ था कि इस आदमी को FIA में लगाया जाए। जो बात मैंने की है टीवी पे, मैं उसका पहरा दूंगा। ईवान पे बोझ था कि FIA में अरसलान इफ्तिखार को लगाया जाए। और बोझ किसकी जानिब से था? ऑफ कोर्स इनके वालिद की तरफ से। उनके वालिद चौधरी इफ्तिखार की जानिब से। देखो ना, मैं तो हुकूमत की साइड बता रहा हूं, मैं हुकूमत में था, मेरे सामने ये बातें हो रही थी, लोगों को एतराज था कि ऐसा ना किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जाहिर है मैं स्पोक्स पर्सन था, मुझे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो आई नो दिस के उसका। अभी तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मैं इस नॉन इश्यूज की तरफ जाना नहीं चाहता। ठीक है, एक बात उन्होंने की है, मैं अरसलान को ये कहना, आप फिर मुझे उस फिर आपने FIA में लगा दिया उन्हें। हाँ, ट्रैप कर रहे हैं मुझे उस तरफ। 71 फोन हुए जी वहां से, 71 फोन हुए। जब ये कहते हैं कि कोई बाहर का राब्ता नहीं था, उसमें ज्यादा फोन जो थे राना सनाउल्लाह को थे, फिर मंजूर वटू के थे। इसकी मैं तन्हाई और गहराई में नहीं जाना चाहता। 1 या 2 फोन नवाज शरीफ साहब को थे। मैं अपने बयान पे कायम। ये कौन से 71 फोन थे? जब चौधरी इफ्तिखार हाउस रेस्ट थे, इन्होंने कहा हमारा दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। एक फोन इन्होंने रखा हुआ था चोरी छुपे वाला, उसका ख्याल था कि इसको कोई नहीं सुन रहा। और उस फोन से किसको कॉल हुई? 71 फोनों में से राना सनाउल्लाह को, मंजूर वट्टो को और नवाज शरीफ साहब को 1 या 2 काले। ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं? कह रहा हूं, पहरा दूंगा अगर कोई बात हुई तो। ये तो आपको अदालत बुला लेगी, सुप्रीम कोर्ट पास करेगी। ये बात कहूंगा मैं, 71 या 72, 71 और 72 ये कॉलें हुई वहां से। और उसमें डिस्कस क्या होता था? ये मुझे नहीं पता। अरे वो कान लगा के सुनते भी तो होंगे ना? वो सुनते होंगे, सुनने वाले ऑफ कोर्स। कॉल्स गिनी है तो वो भी तो सुना होगा ना जी। और ट्रांसक्रिप्ट बन के जाता है रात को एक। सर मैं देखे ना, सारी बातें तो वहां डिस्कस नहीं होती थी ना। फौजी इतने लंबे बातें मजे लेके तो नहीं करते। IB वाले भी करते हैं सर, वो सिविलियन भी करते हैं, दोनों करते हैं। आप अभी दौर खत्म हो गया, देखिए करते होंगे, क्या फर्क पड़ जाता है? क्या फर्क पड़ जाता है? ये दौर खत्म हो गया, पुराने दौरों वाला। ये लोगों के पीछे ही लगे रहे। कभी IB को ये ही नहीं पता था उस वक्त, जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत, लोग चढ़ रहे थे, जंगले पार कर रहे थे, IB को पता था जी ये हो रहा है। आज इस मुल्क का चीफ मिनिस्टर कहता है कि रात 12 बजे तक मुझे पता नहीं लगा कि यहाँ 40-100 बंदों को गोली लगी है। यार ये को मानने वाली बात? गोली चलाई किसने और किसके हुक्म पे? मुझे नहीं, ये तो अदालत का फैसला है। आपका इल्जाम किस पे? ऑफ कोर्स चलाई जिसने भी नहीं चलाई, जिसने नहीं चलाई जिम्मेदारी बराए रास्त शहबाज शरीफ साहब। बहरहाल वो चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो उनकी। देखें, हमें तो पेड़ नहीं गिनने, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात यह है कि जिसके दौर में गोली चली और जो इतने आपको इतना जमीर का और खादम समझते हैं, मैं समझता हूं ही मस्ट रिजाइन। क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनती नजर आती है कि एक तरफ शेख रशीद अहमद हो, चौधरी शुजात हो, ताहिरुल कादरी हो, इमरान खान हो और साथ अल्ताफ हुसैन की जमात भी साथ खड़ी हो? अभी तो ये पूरा दाना डालेंगे उसको, क्योंकि मैं उनके जलसे में गया, बड़ी लोगों को तकलीफ थी। और देखें MQM ने तो मेरा देखें उस वक्त साथ दिया जब अपोजिशन लीडर की बात थी। उन्होंने तो सारी वोटें मुझे कहा शेख रशीद तेरी। PTI ने नहीं दी, उन्होंने आपको वादा कर दिया। अब दूसरा पहलू रहने दे जरा। ठीक है, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, सारी हुकूमत में जिमनी इलेक्शन से आ रहा है, अल्ताफ भाई ने मुझे खुद फोन किया इस इलेक्शन में कि शेख रशीद आप अपने कलम दुआत से अवामी मुस्लिम लीग से कराची में एक सीट लड़ लें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अल्ताफ हुसैन ने आपको ऑफर की कि कराची मैंने कहा देखें मैं इमरान खान को जुबान दे चुका। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वहां कोई नुकसान हो, लेकिन ये बात रह जाती है सियासत में। उन्होंने खुद मुझे फोन किया कि शेख रशीद हम एक सीट जो है वो आपका अगर अल्ताफ हुसैन खड़े होंगे आपके साथ 14 अगस्त को कि नहीं खड़े होंगे? देखें, मुझे तो आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी भी इनके साथ खड़े होते दिखाई दे रही है, वरना सफाए सियासत की हस्ती से खत्म हो जाएंगे ये लोग। पीपल्स पार्टी खड़ी होती नजर आती है, लेकिन क्या अल्ताफ हुसैन साहब की MQM आपके साथ खड़ी होती नजर आती है या नहीं? अभी मैं 20 दिन के बाद इस पे तबसरा 20 दिन के बाद तबसरा करेंगे। 1 अगस्त से इस पे तबसरा करूंगा। देखें ना, नवाज शरीफ साहब वहां गए हुए हैं। ये बात अल्ताफ हुसैन साहब से पूछनी पड़ जानी है, अब ये खबर बड़ी हो गई है, अब उनसे कॉल मिलानी पड़ जाएगी। मैं खुद कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो देखें ना, मसला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब गए हैं, वहां ऐसी खबरें चल रही हैं कि उनको भी घेरे में, फेडरल कैबिनेट के घेरे में लेने की बात हो सकती है। मैंने टीवी पे पढ़ा है। तो इस वक्त तो हर एक से बात हो सकती है जी, नथू सिंह और फत्तू सिंह से भी हो सकती है, गंगू तेली से भी हो सकती है। लेकिन ये तो सियासत है, सियासत में अगर आप अपनी मूव कर रहे हैं तो उनको भी हक है, वो एंगेज कर सकते हैं। आई एग्री विद यू, वो आपसे भी मिल सकते हैं, ऐसी तो देखें, मैं ये समझता हूं कि मैं अगर आपको देखें, ये उसका हक है, मैं ये नहीं कहता कि उसका हक नहीं है। देखे ना, वो फजलुर रहमान साहब जो बड़े बढ़िया रैलियां कर रहे थे, अगर वो वजीराबाद में शिफ्ट हो गए, वजीर कॉलोनी में, तो अगर कोई और भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर फजलुर रहमान वजीराबाद में, इस्लामाबाद के वजीराबाद में आ गए, तो अगर 2-3 और भी हो जाए MQM के हमारे भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? 14 अगस्त के बाद
आपको ये जमहूरियत वाला जो सफर है, अभी पार्लियामेंट का सफर है, ये चलता नजर आता है कि मिड टर्म इलेक्शन की कॉल के बाद आपको यहाँ इंतजार नजर आता है, क्या होने वाला है? देखें, ये मुल्क तो चल नहीं रहा, माफ करना। चल तो रहा है यार, देखें लाहौर में से मेट्रो बन रही है आपके हमारे घर के ये सामने, देखें मेट्रो इतनी बड़ी बन रही। कराची में भी आज उन्होंने, अल्लाह ना करे कि आपके घर का बच्चा उसमें को डूब के मरा हो। अल्लाह ताला रहम फरमाए सबके बच्चों के ऊपर। सबके बच्चे, कल एक 14 साल का बच्चा मरा है और 4 दिन पहले 22 साल का बच्चा मरा है। और इन सारे मामलात में जो ये तेजी दिखाई जा रही है, बुनियादी तौर पर ये मैंने नहीं कहा, उसने कहा इस्लामाबाद के एमएनए ने, क्या नाम है उनका, पीटीआई के असद उमर साहब, कि ये 4 बिलियन का मंसूबा है एशियन बैंक के तहत। मैंने उससे असेंबली में पूछा कि तू खुद कह रहा है या कहता है ऑन डॉक्यूमेंट में कह रहा हूं? हम सारे इस्लामाबाद से गए और सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जब तक ये हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा फिर हमारी पिटीशन लगेगी। अच्छा चले लास्ट क्वेश्चन बताएं। क्यों टाइम खत्म हो गया? टाइम खत्म हो गया, ये तो कोई बात ना हुई अभी तो। जजेस बहाली के लिए जब नवाज शरीफ निकले थे तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि फैसला करना पड़ना था फौज को कि क्या करें। आपसे भी हम सवाल पूछते थे तो आप कहते थे कि इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल हुई तो फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकती। मेरे ख्याल यकीनन कभी भी फौज ही काम नहीं कर सकती। जनरल क्यानी ने इंटरवेन किया, रात को कॉल गई थी, तजाज एहसन साहब के मोबाइल पे नवाज शरीफ साहब थे, किस किस से क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंटरवेंशन आर्मी चीफ ने की। आप लोग रैलीज लेकर आते हैं या बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, जितनी भी तादाद है, उस वक्त कौन इंटरवीन करेगा? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की जमात जो है वो नफ्सियात का और कन्फ्यूजन का और ईगो का और हटदर्मी की शिकार है। ये पहली 8 अगस्त से पहले ही हमाकत कर लेंगे। क्या करेंगे? जो करती हैं हुकूमतें, जो हमारे साथ होता आया है, ये कोई नई बात नहीं करेंगे हमारे साथ। और इनका चल चलाओ है। और अगर फौज क्या कह रहे हैं जी कि हम यहां आके कोई खुदा ना खास्ता कोई यहां पे कब्जा जमाने जा रहे हैं, आप हुकूमत गिराने जा रही है, इससे खतरनाक बात क्या होती है? देखें, हुकूमत गिराने का मतलब ये तो नहीं है कि हम वहां को खुदा ना खास्ता कोई रॉकेट लॉन्चर चलाने जा रहे हैं। सियासी जिद्दोजहद से आपने कहा मरेंगे, जोश, वलवले, इज्जत, तनतने, दबदबे, हम हमें जुर्रत और मरने और मारने की पॉलिसी से हम इस्लामाबाद आएंगे 14 अगस्त। शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।